कैसे हो? आशा करते हैं मस्त होगे। मेरा नाम सत्यजीत है और आज से हम लोग 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ेंगे। किस क्लास का पढ़ेंगे? 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ेंगे। ये फिजिक्स उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जिनको फिजिक्स में कुछ नहीं आता जाता है, बिल्कुल जीरो हैं। तो उनको हम उठाएंगे जीरो से और बनाएंगे हीरो तक। जीरो से हीरो तक हम आपको लेके चलेंगे। बिल्कुल फिजिक्स में बिंदास पढ़ना है, जैसे जैसे हम बताएं आप बिल्कुल वैसे वैसे ही फॉलो करिए। ये क्लासेस उन लोगों के लिए हैं जो लोग 10th पास हो चुके हैं, अब 11th से पढ़ेंगे, तो वो लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं और हमारे लेक्चर्स को रेगुलर अटेंड करके फिजिक्स में महारत हासिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर फिजिक्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स पर जोर देते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि न्यूमेरिकल्स से ही थ्योरी क्लियर होता है। थ्योरी पढ़ करके आप फिजिक्स के कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर नहीं लगाते हैं। यहाँ पर आप जब डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को लगाना सीखते हैं तो आपका जो कंसेप्ट है फिजिक्स में वो क्लियर हो जाता है। और हम यही चाहते हैं कि आपको फिजिक्स में महारत हासिल हो, आप फिजिक्स में बिल्कुल स्मार्ट बन जाएं। तो आप समझ गए होंगे कि ये फिजिक्स आपके लिए है और मैं यहाँ से आप लोगों को 11th क्लास का फिजिक्स जो है पढ़ाना शुरू करूँगा। 11th क्लास को हम लोग थोड़ा एक जनरल तरीके से समझ लेते हैं कि इसमें हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है। 11th क्लास में सबसे पहले हम लोगों को मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है। 11th क्लास में हम लोगों को सबसे पहले मैकेनिक्स, उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों को थर्मोडायनामिक्स पढ़ना पड़ता है। फिर इसी में हम लोगों को वेव थ्योरी पढ़ना पड़ता है। इसी में हम लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है। इस टाइप के पोर्शंस हैं जो हम लोग के यहाँ पढ़ने पड़ते हैं। अगर इसको बिल्कुल आप स्ट्रिक्ट तरीके से देखें तो ये सारे का सारा पोर्शन जो है मैकेनिक्स ही है, ये सब मैकेनिक्स के ही पार्ट्स हैं। लेकिन 11th में क्या है, मैकेनिक्स जो है थोड़ा कुछ स्पेशल चैप्टर्स हैं, उनको ही मैकेनिक्स में रखा गया है। इसमें हम लोग वेक्टर्स पढ़ते हैं, इसी में हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, इसी में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, इसी में हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, इसी में हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे, रोटेशन पढ़ेंगे, सचम पढ़ेंगे। ये सारा का सारा इधर ही पढ़ा जाएगा। इसी में हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा बेसिक मैथ। आप कहेंगे रे ये फिजिक्स में कहाँ से आ गया? तो आप 9th-10th क्लास में भी थोड़ा बहुत फिजिक्स के बारे में पढ़े होंगे, तो वहाँ पर देखा होगा तुमने जो न्यूमेरिकल्स होते हैं। भले ही हम लोगों ने वहाँ पर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं लगाए हैं लेकिन कुछ तो कम से कम लगाए हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें देखा होगा मैथ का यूज होता है। कभी आपने देखा होगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यूज होने लगता है। फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जबकि ये तो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है। जो मैथ में होता है। 10th क्लास में भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से और भी बहुत ऐसे फार्मूले हैं जो फिजिक्स में यूज होते हैं। तो इन फार्मूलों को फिजिक्स में यूज करना है तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि आपको मैथ में पहले से ही आता है, इसलिए हम सीधे वेक्टर से शुरू कर देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आपको नहीं आता है। हम क्या मान के चल रहे हैं कि तुम लोगों को नहीं आता है।
तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता है, इस तरीके से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो भी बहुत अच्छी ही बात है। ठीक है, शुरू किया जाए इसको फिर। तो आप समझ गए होंगे कि मैथ का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ मैथ ही लगते हैं। बात समझे कि नहीं? अगर आप फिजिक्स को एक ताले की तरह देखें, ताला, लॉक, तो चाबी जो है वो मैथ है, समझिए। तो अगर अब ताला को खोलना हो तो फिर मैथ लगानी पड़ेगी। तो फिजिक्स की जो भी डेरिवेशंस हैं वो विद द हेल्प ऑफ मैथ ही ड्राइव किए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैथ ही ड्राइव किए जाते हैं। इसलिए मैथ का जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा मैथ नहीं पढ़ना है हम लोग को थोड़ा ही मैथ पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना हम लोग को फिजिक्स में यूज करना है, या फिजिक्स में जितना यूज होता है। आप इसको समझ सकते हैं कि मैथ जो है एक टूल की तरह है। अभी मैंने बोला कि की ताले के लिए की क्या है? एक टूल है। इसको टूल को आपने लगाया और ताला खोल दिया। तो मैथ जो है एक टूल है। टूल समझते होंगे आप लोग, जैसे टूल का मतलब होता है फावड़ा, टूल का मतलब होता है हथौड़ी, टूल का मतलब होता है नाइफ, चाकू। तो ये चीजें जो हैं ये टूल होती हैं। सीजर, ब्लेड, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी समझते हो ना? हाँ, तो ये क्या है? ये सब टूल हैं। ये हम लोगों की जो रियल जिंदगी है उससे रिलेटेड टूल हैं। जो हम लोगों की रियल लाइफ है उससे रिलेटेड ये टूल्स हैं। इन टूल्स का अगर हम सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत इजी हो जाती है। यदि हम इन टूल्स का, जैसे चाकू से क्या होता है? आप सब्जी काट लेते हैं, आलू काट दिया आपने, मिर्ची काट दिया आपने, तो ये चाकू का काम हो गया। कुल्हाड़ी का क्या काम है? लकड़ी काटना। आरी, आपने देखा होगा जो बढ़ई होता है, बढ़ई जो लकड़ी वगैरह के दरवाजे बनाता है, वो लोग सब, उन लोगों के पास में आरी होता है। उससे क्या करता है? लकड़ी काट के एकदम से दरवाजा बना देता है, बिंदास अलमीरा बना देता है। तुम लोगों के लिए बनाता है कि नहीं बनाता है? चेयर बना देता है, लकड़ी का भी चेयर होता है, मेज बना देता है, टेबल। तो क्या हो रहा है? ये टूल जो है राइट तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसलिए हमारी लाइफ जो है बहुत इजी हो गई है। इसी तरीके से यदि फिजिक्स में जो टूल्स आपको दिए जाएंगे, यदि उनका हम लोगों ने सही इस्तेमाल कर लिया तो वहां पर भी हमारी लाइफ जो है बहुत इजी हो जाएगी। या यूं कहिए कि वहां पर हमको फिजिक्स सीखना बहुत आसान हो जाएगा। जरा एक बार सोचो, हम लोग अपनी रियल जिंदगी में क्या करें? हम एक ब्लेड लें। ब्लेड जानते हो जिससे सेविंग एविंग की जाती है। वो ब्लेड से क्या करें? पेड़ को काटें। बोलिए, ब्लेड को क्या करें? पेड़ से काटें। ब्लेड को लेकर के पेड़ काटें। या दूसरा एग्जांपल समझते हैं। आरी आती है लोहा काटने वाली, देखी होगी तुमने, उसमें ब्लेड लगा रहता है एक पतला सा, उससे क्या होता है? सरिया वगैरह काट देते हैं लोहा काटने के लिए। जरा सोचो, अगर उस आरी से पेड़ काटा जाए और कुल्हाड़ी, उससे लोहा काटा जाए, तार काटा जाए, तो तुम सोचो क्या ये सही इस्तेमाल हो रहा है टूल्स का? क्या लोहा काटने वाली आरी से आप पेड़ काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। कुल्हाड़ी से आप
सरिया काटने के लिए दे दिया जाए, लोहे का टुकड़ा, जैसे ये लोहे का टुकड़ा बोले इसको काटो कुल्हाड़ी से, तो कैसे कट जाएगा। तो राइट इस्तेमाल करना जरूरी है। नहीं राइट इस्तेमाल करिएगा तो आरी से पेड़ काटते रहिए भैया, कटेगा ही नहीं। कट भी गया तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। राइट इस्तेमाल आना चाहिए। हमको हमारा मतलब यहाँ पर यह है कि फिजिक्स में जो भी हम सीखते हैं, जो मैथमेटिकल टूल्स हम सीखते हैं, उनका हमें बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। और ये हम तुमको सिखाएंगे कि कौन सा टूल कैसे इस्तेमाल करना है। हम लोगों को सबसे पहले चैप्टर में मैथमेटिक्स के बारे में ही पढ़ना है या मैथमेटिकल टूल्स के बारे में ही पढ़ना है। आपने देखा होगा जो गांव घर में जो ट्रैक्टर होता है उसमें ट्राली में भी लिखा रहता है, ट्राली के आगे साइड में एक बॉक्स बना रहता है, उसमें लिखा रहता है टूल बॉक्स। उसमें रेंच पौना पता नहीं क्या क्या उसमें भरा रहता है उन लोगों का। उसमें जैक भी रखा रहता है, टायर वेयर नहीं, जब पंचर हो जाता है तो उसको उठाने के लिए। वो क्या है? टूल बॉक्स है, टूल भरे हुए हैं उसमें। मैथ में क्या है? मैथमेटिक्स टूल का मतलब है इसमें भी वही सब भरे हुए हैं। रेंच, हथौड़ी, जैक, नाइफ। लेकिन ये सब कहां यूज होंगे? ये फिजिक्स में यूज होंगे। लेकिन ये नाइफ तो फिजिक्स में नहीं ना यूज कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि मैथ्स के जो फार्मूले हैं वो तुम्हारे लिए टूल हैं। मैथ्स के जो फार्मूले हैं वो हमारे लिए क्या हैं? टूल्स का काम करेंगे। और हमें राइट जगह पे राइट टूल का इस्तेमाल करना आना चाहिए। राइट जगह पे राइट टूल का इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड, सरिया काटने के लिए हमको आरी, जो ब्लेड होता है लोहा काटने वाला, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि इसका अपोजिट। सिर्फ हमारा यह मतलब है कि हमें राइट इस्तेमाल आना चाहिए। हम यहां पर बहुत सारे फार्मूले सीखेंगे जो मैथमेटिकल टूल के अंडर में आते हैं। उन सारे फार्मूलों को हम लोग फिजिक्स में धीरे धीरे लगाना भी सीखेंगे। आप लोगों की यह जिम्मेदारी है कि जितने भी टूल्स आपको दिए जाएं, मीन्स जितने भी फार्मूले आपको बताए जाएं, वो सारे के सारे आपके दिमाग में होना चाहिए। आप उन्हें अच्छे से समझें और फिर जब इन टूल्स की ज़रूरत पड़े, जब इन फार्मूलों की ज़रूरत पड़े तो अच्छे से यूज कर सकें। आपका काम यह है कि पहले आप इनको सीखिए। हम पहले तुमको सिखाएंगे, फिर तुम इनको सीखो। सीखने के बाद आपको इस्तेमाल नहीं करना है, हम तुमको यूज करना भी सिखाएंगे कि राइट टूल का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जब हम तुमको राइट टूल का इस्तेमाल करना सिखा देंगे और जब तुमको खूब प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर तुम अपने आप भी उन टूल्स का इस्तेमाल करना सीख जाइएगा। मीन्स उन फार्मूलों का इस्तेमाल करना सीख जाइएगा। बोलिए, जो मैं कह रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि मैंने क्या कहा? मैंने अभी तक यही कहा हुआ है कि जो भी आपको फार्मूले याद हों, जो भी आपको फार्मूले याद कराए जाएं, उनका राइट इस्तेमाल आना चाहिए। वो राइट इस्तेमाल हम आपको सिखाएंगे, बस आपको याद करके रखने हैं। तो यहां पर मैथ का फिजिक्स में यूज जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उसके बिना तो फिजिक्स आगे बढ़ेगा ही नहीं, उसके बिना तो डेरिवेशंस ही नहीं होंगे, उसके बिना तो हमारे न्यूमेरिकल्स ही नहीं लगेंगे। और फिजिक्स मीन्स न्यूमेरिकल्स। यदि आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स लगाना सीख गए तो फिजिक्स फिर तुम्हारे हाथ में हो जाएगी। फिर फिजिक्स जो है तुम्हारे हिसाब से चलेगी। एग्जाम हॉल जैसे आपका बोर्ड होता है, उसमें डेरिवेशंस ढेर सारा आता है, न्यूमेरिकल्स भी आता है, थ्योरी भी आती है। जो आपका आईआईटी का एग्जाम होता है वहाँ पर तो थ्योरेटिकल एक ही दो क्वेश्चंस आता है, सारा न्यूमेरिकल्स ही आता है। आपका नीट जो डॉक्टर वाला एग्जाम होता है, उसमें मेडिकल का जो, उसमें क्या होता है, उसमें भी सारा न्यूमेरिकल्स ही आता है, एक दो क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी वाले आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए न्यूमेरिकल्स लगाना तो हमें सीखना ही है। अगर हम न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाएंगे तो हमको फिजिक्स नहीं आएगी। यदि कोई तुमको कहता है कि उसको बहुत फिजिक्स आती है लेकिन वो न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाता है, इसका मतलब उसको फिजिक्स नहीं आती है। यहां पर हमको थ्योरी भी सीखना है और न्यूमेरिकल्स भी लगाना है, लेकिन न्यूमेरिकल्स पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स पर ज्यादा फोकस करेंगे तो थ्योरी तो अपने आप अंडर में आ जाएगी।
तो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैथमेटिकल टूल्स है। हम लोग शुरू करते हैं उसको। आप लोगों को जो भी लिखाया जाए बोर्ड पे उसका आप लोग क्या करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नोट्स बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ में ही मेरे लिखते रहिएगा। तो आप लोगों का चैप्टर, कितना चैप्टर, 0, ये कोई आपका चैप्टर नहीं है, ये यहाँ से आपका शुरुआत होगा। मैथमेटिकल टूल्स, इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स। आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोगों का शुरुआत होगा। हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे यूज्ड इन फिजिक्स, जो फिजिक्स में यूज होता है, या इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स। इसी में हम लोग फर्स्ट नंबर पढ़ने वाले हैं, जिसको बोला जाता है एंगल। हिंदी में इसको कोण कहा जाता है। थोड़ा बहुत बीच में हम हिंदी भी बताते चलेंगे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो होता है 10th पास होके आता है तो उसको प्रॉब्लम रहता है, हिंदी मीडियम से रहता है, बाद में फिर 11th में इंग्लिश, तो थोड़ा बहुत हम बीच बीच में आपको बताते चले जाएंगे। हो सकता है शुरू में जो लोग हिंदी मीडियम से आए हों उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो, लेकिन बाद में ये सारी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए हम आपकी थोड़ी मदद कर देंगे हिंदी में बताकर। एंगल, तो एंगल के बारे में, तो कोण के बारे में तो आप लोग पहले से ही सुन रखे हैं कि आखिरकार कोण मेजर कैसे करते हैं, कोण आखिर होता क्या है। तो एंगल के बारे में तो आपको पहले से ही आइडिया है। यदि नहीं आइडिया है तो हम आपको 8th 9th क्लास में या 7th 8th क्लास की तरफ लेके चलते हैं। देखो कुछ याद दिलाते हैं। और भी होते हैं यहाँ पे 10 डिग्री होगा, यहाँ पे 20 डिग्री होगा, 30 40 50 60 70 80 90, फिर 100 110 120 130 140 150 160 170 180। आप समझ गए होंगे। यहाँ पर और कितना होगा, वो भी लाइन खींची होगी 40 डिग्री वाली, यहाँ पर भी खींची होगी 50। ऐसे बहुत सारी लाइन्स हैं, उसमें बनाएंगे तो फिर वो कचर पचर हो जाएगा, बहुत जल्द दिखेगा नहीं। सब कुछ याद आया इसको देख के? याद आया ना? हम लोग इसको बोलते थे चांद या चांदा, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर, हाँ बिल्कुल, ये हमारा प्रोटेक्टर था। बोलिए, याद आया? हम लोग इससे क्या करते थे, इससे हम लोग एंगल को मेजर्ड करते थे। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं? याद आया ना? 8th 9th क्लास में, 8th 9th में नहीं यार, 8th 9th में भी तो था, तो यार हम भी तो यूज किए थे। और 7th 8th में तो पूरा मैथ ही है इसके ऊपर। अलजेब्रा जिसको पढ़ते हैं हम लोग, ज्योमेट्री टाइप का जो पढ़ते थे, जिसमें इसमें तो बहुत सारा यूज हुआ था, प्रोटेक्टर का, कंपास का। कुछ याद आया? याद आया होगा। देखो ये हमारे पास जो है एंगल को मेजर्ड करने का टूल है, समझिए।
इसमें देखिए क्या है, इसमें ये देखो लाइंस खींची हुई हैं, ये देखो, ये देखो, ये और यहां पर भी हैं ये या क्या खींची हुई है, लाइंस लग खींची हुई है। आप देख सकते हैं यहां पर भी होंगी, यहां पर भी होंगी, ऐसे हर जगह होंगी इसमें। एक ये भी लाइन खींची हुई है। 10 डिग्री अगर मेजर करना हो तो इस लाइन के बारे में सोचना पड़ेगा इतना। 20 डिग्री मेजर करना हो तो इस लाइन के बारे में सोचना पड़ेगा इतना। 30 डिग्री मेजर करना हो तो इस लाइन के बारे में सोचना पड़ेगा, तब इतना हो जाएगा। 40, 50, 60 और जब 90 डिग्री के बारे में सोचना पड़ेगा, 90 डिग्री मेजर करना होगा तो इस लाइन के बारे में सोचना होगा। ये लाइन हमेशा रहती है साथ में, और ये लाइन 10 डिग्री पे यहाँ है, फिर 20 पे यहाँ है, फिर 30 पे यहाँ है, फिर 40 पे यहाँ, 50 पे यहाँ। ये लाइन जो है इधर उधर भाग रही है। देखो 10 डिग्री पे तुमने तुरंत इस लाइन को यहाँ पकड़ लिया, 20 डिग्री पे तुमने लाइन को यहाँ पकड़ लिया, 30 डिग्री पे तुमने लाइन को यहाँ पकड़ लिया। ये 10 डिग्री पे, ये 20 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, और ये लाइन जो है फिक्स रहती है। देखो ना 10 डिग्री है तब भी इसी लाइन के साथ, 20 डिग्री है तब भी इसी लाइन के साथ, 30 डिग्री है तब भी इसी लाइन के साथ, 40 डिग्री है तो भी इसी। ये लाइन जो है हमेशा फिक्स्ड रहती है। फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन मीन्स जो रेखा, लाइन मीन्स रेखा, फिक्स्ड मतलब जो बिल्कुल रुकी हुई है, जो घूम नहीं रही है, जो चल फिर नहीं रही है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड लाइन। ये बिल्कुल रुकी हुई है, ये चलती नहीं है। लेकिन ये लाइन देखो 10 डिग्री पे यहाँ, 20 डिग्री पे यहाँ, 30 डिग्री पे यहाँ, 40 डिग्री पे यहाँ, 50 में यहाँ, वगैरह वगैरह। दिस इज कॉल्ड रोटेटिंग लाइन। लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। दिस इज कॉल्ड रोटेटिंग लाइन। ये लाइन जो है ये रोटेट कर रही है। कैसी लाइन है? रोटेटिंग लाइन। तो एंगल मेजर करने के लिए एक लाइन फिक्स्ड होती है और दूसरी लाइन रोटेट करती है। देखो जैसे हम आपको हिंट देते हैं, हमारे पास एक ब्लैक मार्कर है और एक ये ब्लू मार्कर है। देखो जरा एक बार, ब्लैक वाले को हमने क्या किया? फिक्स कर लिया। ब्लैक वाले को क्या किया? फिक्स कर लिया। और ब्लू वाले को हमने क्या किया? रोटेट करना शुरू किया। देखना जरा मेरा, जरा फटाफट मार्कर की तरफ दोनों देखो जल्दी से। आप देख सकते हैं ब्लू वाला मार्कर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है रोटेट करते हुए। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये ब्लैक लाइन है और एक ये ब्लू लाइन है। ये ब्लैक लाइन जो है ये फिक्स्ड है, ब्लू लाइन जो है रोटेट कर रही है। आप समझ गए होंगे। इस ब्लू लाइन ने रोटेट होकर के कितने डिग्री एंगल बना लिया? 90 डिग्री एंगल बना लिया। या यूं कहिए कि ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है ये कितने डिग्री से घूम गई? 90 डिग्री से घूम गई। या दूसरी लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं कि ये ब्लू वाली लाइन ने कितना अमाउंट रोटेट कर लिया है। तुम कहोगे सर इसने 90 डिग्री अमाउंट रोटेट कर लिया है। 90 डिग्री अमाउंट जो है रोटेट किया हुआ है। मान लो यहां पे लोग जल्दी से इन जनरल बोल देता है 60 डिग्री। चलो मान लेते हैं 60 डिग्री है। इस ब्लू वाली लाइन ने यहां से, फिर से देख लीजिए, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, ये घूम गया, यहां पहुंच गई ऐसे। अब बताइए ये ब्लू वाली लाइन ने ब्लैक वाली से कितना अमाउंट रोटेट कर लिया है? 60 का अमाउंट रोटेट कर लिया है। ये जो रोटेटिंग अमाउंट है ये डिग्री में लिखा जाता है। जैसे 60 रोटेट करेगी तो 60 डिग्री, 90 रोटेट करेगी तो 90 डिग्री। मतलब कोई एक लाइन है जो एक लाइन, एक फिक्स्ड लाइन के अबाउट रोटेट करती है और जितने अमाउंट से रोटेट करती है वो एंगल के नाम से जाना जाता है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूं, आप लोग अच्छे से बिल्कुल समझ लीजिए। देखिए ये फिक्स्ड लाइन है, ब्लू वाली रोटेटिंग लाइन है। ये रोटेटिंग लाइन फिक्स्ड लाइन के अबाउट जितना अमाउंट रोटेट करती है, ये देखो इतना अमाउंट रोटेट कर गई है, दिस इज कॉल्ड एंगल। जितना अमाउंट कोई लाइन रोटेट करती है, जैसे इस लाइन के बारे में दोस्तों, ये दिस इज कॉल्ड क्या? यही कहलाता है हमारा कोण, यही कहलाता है हमारा एंगल। कुछ याद आया? देखो इधर एक लाइन होती है फिक्स्ड लाइन और एक लाइन होती है हमारे पास रोटेटिंग लाइन।
ये जो घूमती है रोटेटिंग लाइन, दिस इज कॉल्ड एंगल। एंगल को थीटा से लिखते हैं, अल्फा से भी लिखते हैं, बीटा से लिखते हैं, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, लेकिन फिलहाल में थीटा से ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसलिए हम लोगों ने एंगल को थीटा से लिख दिया। इसको थीटा पढ़ा जाता है, थीटा, THETA। कुछ समझ में आया कि एंगल क्या चीज़ होता है? मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि एंगल होता क्या है। मैं इसको समराइज करके बोलता हूं, एंगल मीन्स अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए लाइन अबाउट ए फिक्स्ड लाइन इज नोन एज एंगल। कोई एक लाइन एक फिक्स्ड लाइन के अबाउट जितने अमाउंट से रोटेट करती है वो एंगल के नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब इसको लिख लेते हैं। amount of rotation of a rotating line about a fixed line is known as, क्या known as? angle। amount of rotation of a rotating line about a fixed line is known as angle। रोटेटिंग लाइन फिक्स्ड लाइन के अबाउट जितना रोटेट करती है वो एंगल के नाम से जाना जाता है। बोर्ड पे देखिए, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये लाइन जो है इसको बोला जाता है फिक्स्ड लाइन। ये जो लाइन है इसको बोला जाता है रोटेटिंग लाइन। ये चलो इसको कोई नाम देते हैं, इसको O पॉइंट कर देते हैं। ये कोई एक पॉइंट है, इसको O लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हमने, वैसे तो इसको रेडियस बोला जाता है, इसको हमने R से लिख दिया। और ये जो हमारी तिरछी लाइन दिख रही है इसको आर्क कहा जाता है, इसको S से लिख दिया। ये जो एंगल रोटेट हुआ है इसको हमने थीटा लिख दिया। तो इस एंगल को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, एंगल आप लोगों को याद रखना चाहिए, एंगल थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो थीटा इक्वल टू आर्क, आर्क को एस से लिखते हैं, रेडियस को आर से लिखते हैं। यहाँ पर ये आ गया फार्मूला। और इसका यूनिट जो होता है आप लोग याद कर लीजिए, रेडियन होता है। शॉर्ट में इसको RAD से लिखा जाता है। एंगल निकालने का ये फार्मूला है आर्क बाई रेडियस। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कहाँ से आप लाए, तो इसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन हमें तुमको वादा करते हैं कि ये फार्मूला हम तुमको ड्राइव करके दे देंगे, लेकिन अभी नहीं, जब सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ाएंगे तुम लोगों को तब ड्राइव कर देंगे। सर्कुलर मोशन आपका 11th क्लास में है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको ड्राइव करेंगे। यहाँ पर अभी ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि, या यूँ कहिए कि आप तुम्हारे पास अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसके बारे में हम जो बताएं वो आप क्लियर कर पाएँ। तो जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये फार्मूला हम आपको ड्राइव करके दे देंगे। तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वहाँ पर ये ड्राइव हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में भी आपको याद रखना है एंगल थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क को एस से लिखा जाता है, रेडियस को आर से, तो थीटा इक्वल टू एस बाई आर। इसका यूनिट जो है रेडियन होता है। ये ऐसे ही मान लिया गया है, इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, लेकिन हाँ आपको याद रखना है कि एंगल का मतलब रेडियन। ठीक है, ये जो भी एंगल हम मेजर कर रहे हैं, देखिए ये बोर्ड के प्लेन में है तो इसको प्लेन एंगल भी कहा जाता है। लेकिन जब कभी भी आपके पास लिख के आए एंगल तो उसका मतलब प्लेन एंगल ही होता है। प्लेन मतलब प्लेन, जैसे बोर्ड है क्या है, प्लेन है, तो इसमें क्या किया गया है, ये एंगल को मेजर किया गया है।
तो ये प्लेन एंगल भी बोला जाता है। लेकिन अगर एंगल भी बोलता है तो उसका मतलब भी प्लेन ही होता है, और प्लेन एंगल बोलता है तो उसका तो मतलब होता ही है वो। ठीक है, तो एंगल का मतलब प्लेन एंगल। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एंगल ही याद रखो। एंगल थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, थीटा इक्वल टू एस बाय आर, यूनिट हो गया इसका रेडियन। ठीक है, नोट करिए जल्दी से फटाफट इसको। देखिए हम लोग और इसी में आगे बढ़ते हैं। आप पहले इसमें क्या करिए, नोट नंबर 1 डालिए। नोट 1, अगर हम गोल गोल एक चक्कर लगा दें, देखो बोर्ड पे हम क्या कर रहे हैं, गोल गोल एक चक्कर लगा रहे हैं। तो आपने देखा भी होगा या आपने खुद ऐसा किया होगा, जैसे आप सुबह सुबह टहलने जाते हैं तो हो सकता है कि आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसा पार्क हो जिसमें आप उसके चारों तरफ जब आप चक्कर लगाते हो तो ऐसा सर्कल टाइप का बन के तैयार हो जाता होगा। बोलो सही है कि नहीं? जरा सोचो, एक चक्कर लगाने में अगर इसका रेडियस हम r मान लें और यहां से घूमना शुरू करें, घूमते 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 ऐसे आ जाएं यहां पे, मतलब यहां से ऐसे चलते चलते ऐसे, तो एक चक्कर लगाने में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करते हैं, कितना डिस्टेंस चलते हैं, हो सकता है आपको तो पहले से ही पता हो। अरे भाई, अगर आप गोल गोल एक चक्कर घूमते हैं अपने पार्क में, अगर गोल गोल एक चक्कर लगाते हैं तो आप कितना दूरी चलते हैं? अगर आपके पार्क का रेडियस हम स्मॉल r मान लें, 2 पाई r ना चलते हैं। ये जो पूरा एक चक्कर लगाने के लिए यहां से यहां तक ऐसे अगर गए हम घूमते हुए यहां से ऐसे, तो कितना डिस्टेंस चलेंगे? 2 पाई r। और 2 पाई r जो ये जो हमारे पास है, इसको पहले देख लेते हैं। ये जो हमारे पास है इसको तो हम क्या बोलते हैं? छोटा सा हिस्सा होता है उसको तो आर्क बोलते हैं, लेकिन अगर ये पूरा हिस्सा है तो इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ याद आया? परिधि, सरकमफ्रेंस। जल्दी बताइए। अरे सरकमफ्रेंस ही ना बोलते हैं उसको, जिसको परिधि आप लोग बोलते हैं, हिंदी वाले परिधि बोलते होंगे। रेडियस को त्रिज्या बोलते होंगे हिंदी वाले। मैं कोशिश करूंगा कि सभी का हिंदी बता दूं। ठीक है, तो आपने अपने पार्क का एक चक्कर भरा तो आपने कितना ट्रेवल किया? आपने कितना चला? 2 पाई r जो है वो ट्रेवल किया। बोलो, 2 पाई r ट्रेवल किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। 2 चक्कर आपने लगाए तो 2 पाई r इंटू 2 ट्रेवल किया। जल्दी बताइए। तो यहां पर क्या है, अगर आपने एक राउंड कंप्लीट किया तो फिर आपने या तो फिर तुम लोगों ने 2 पाई r ट्रेवल किया। बोलो हाँ, 2 पाई r ट्रेवल किया। चमका कि नहीं चमका दिमाग में? हाँ चमका है। तो फिर हम यहां पर लिख सकते हैं फॉर 1 कंप्लीट राउंड, for 1 complete round, distance traveled। कितना होगा? ये हमारा होगा सरकमफ्रेंस। ये हमारा क्या होगा? सरकमफ्रेंस, परिधि के बराबर। और परिधि कितना होता है? 2 पाई r। और ये जो हमारे पास, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था इतना, ये क्या है? आर्क है। अगर ये लाइन को यहां कर दे तो ये भी आर्क है। आप ये भी मान सकते हैं कि पूरी की पूरी आर्क है।
मेरा तो छोटी सी होती है, ऐसे आर्क को इतने से लिखा जाता है ऐसे करके, लेकिन ये सब है तो आर्क का ही पार्ट। अरे छोटी सी आर्क, फिर छोटी सी आर्क जुड़ गई, फिर छोटी सी आर्क, आर्क आर्क आर्क, तो आर्क ही ना रहेगी, कुछ और थोड़ी बदल जाएगी। हाँ ये कि जब पूरी गोल गोल सा चक्कर हो गया तो उसको आर्क ना बोल के उसको सरकमफ्रेंस बोल दिया गया, लेकिन है तो वो आर्क का ही ना हिस्सा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सरकमफ्रेंस, ये जो 2 पाई आर है, ये तो हमारा आर्क ही है। आर्क में समझते हो ना, चाप बोल तो नहीं गए, आर्क मीन्स चाप। कंपास से जो खींचते थे आप, चाप लगाते थे जो, तो भैया ये हमारे पास तो उतना ही है। तो फिर आर कितना है, रेडियस यहां दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस मीन्स त्रिज्या, इसको स्मॉल आर से लिखा जाता है या कैपिटल आर से भी लिखा जाता है, ऐसा नहीं, स्मॉल आर से ज्यादा लिखा जाता है। तो भैया फिर एंगल कितना हो जाएगा, एंगल मेजर्ड। आप अपने पार्क में चक्कर लगा रहे हैं और अगर हम तुमसे ये पूछें कि ये बताओ कि जब तुमने पार्क का एक चक्कर पूरा कर लिया तो कितना एंगल घूम गए तुम। एंगल मेजर्ड फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना एंगल मेजर्ड किया गया। तुम्हें तो फार्मूला हम पहले से ही बता चुके हैं, आर्क बाय रेडियस। आर्क इस समय आपका 2 पाई आर हो चुका है और रेडियस आपका आर है, ये इससे कट गया, थीटा बराबर 2 पाई आएगा रेडियन। रेडियस से लिखने के लिए बोले थे। तो भैया अब हमको ये बात पता चल चुकी है कि अगर हमने अपने पार्क का एक चक्कर लगाया तो इसका मतलब हमने 2 पाई रेडियन एंगल घूम लिया। कितना एंगल घूम लिया, 2 पाई रेडियन एंगल हमने घूम लिया। तुम कहोगे सर ये तो हमको नहीं समझ में आया, हमको तो ये पता था कि अगर एक चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्री घूमते हैं। तो भैया ये तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है कि 360 डिग्री ही घूमते हैं, और ये जो लिखा हुआ है ये 360 डिग्री ही लिखा हुआ है। जो तुमको पता है वो भी सही है, जो हमको पता है वो भी सही है। इसका मतलब तुम्हारा पता इक्वल टू हमारा पता। जल्दी बोलिए। सर हम तो जानते हैं कि एक चक्कर, वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ ये नहीं कि कोई सोचे कि अरे सर आप नोट नहीं करने देते हैं हमको, आप तुरंत मिटा देते हैं। तो हम मिटा देंगे तुरंत, लेकिन आपके पास तो हमेशा चिपका रहेगा ना, हमेशा वीडियो बना रहेगा। तो क्या करिए, वीडियो को रोक लीजिए, यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। तो भैया हमको क्या पता था, सर हम तो ये जानते थे, बी नो, क्या जानते थे सर, हम तो ये जानते थे फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, फॉर 1 कंप्लीट राउंड, फॉर 1 कंप्लीट राउंड, एक पूरा चक्कर लगाने में एंगल थीटा सर हमको तो इतना बताया गया था मेरे टीचरों ने। तो बच्चों तुम भी बिल्कुल सही हो, ऐसा नहीं है कि नहीं सही हो। 360 डिग्री हमारा वाला भी सही है, जो हमने कैलकुलेट किया तुम्हारा वाला भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। इट मीन्स 2 पाई बराबर 360 डिग्री, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये 2 उधर चला जाएगा, 360 डिग्री बाई 2, 2 से काट देते हैं, 2 एकन 2, 2 एकन 2, यहाँ 1 बचेगा, 6 मिलेगा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 और ये 0 बचा। तो पाई बराबर आ गया 180 डिग्री। चलो भैया एक नई बात पता चल गई आज से हमको कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है। कितना होता है?
180 डिग्री होता है। तुम कहोगे सर बड़ी प्रॉब्लम, पाई बराबर तो हम 22/7 पढ़ के आए हैं, पाई बराबर तो हम 3.14 पढ़ के आए हैं। तो बचवा वो बात भी बिल्कुल सही है। फिलहाल में भी ये याद रखो कि पाई बराबर 180 डिग्री भी होता है। आज से ये तीनों बातें आपको याद कर लो कि पाई बराबर 3.14 भी होता है, पाई बराबर 22/7 भी होता है, और पाई बराबर आज से 180 डिग्री भी होता है। याद कर लो। कब किसकी कहां पर जरूरत पड़ेगी वो हम तुमको बताएंगे कि कब किस चीज को कैसे यूज करना है, इन तीनों में से वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी फिलहाल में तुम लोगों को याद करके रखना है कि पाई की अब 3 वैल्यू हो गई हैं हमारे पास, 3.14, 22/7 और आज से 180 डिग्री। तो हमको आज से ये पता चल गया कि जो पाई होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो पाई रेडियन, क्योंकि यहाँ पे रेडियन लिखा रहता है ना, 2 पाई रेडियन। देखो ये लिखा हुआ है 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री या पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स वगैरह में ऐसा लिख के आता है, सब चलता है इतना। पाई को अगर पाई भी लिखना चाहो, पाई के बाद में रेडियन नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, और लिख दोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चलता है। पाई रेडियन ही वो लिखा हुआ है। अब हमको ये पता चल चुका है कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है। नोट करो जल्दी से फटाफट इसको भी। देखिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं नोट नंबर 2 की तरफ। तो हम लोग लिखते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में क्या लिखना है, अभी तक हमको एक बात पता चल गई है कि जो पाई होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है? पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। जरा बोर्ड पे देखो। अब हम लोग एक बात जान गए हैं, वी नो, हम लोग अब जानते हैं, क्या जानते हैं, पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हो गया ऐसा। एक बात सोचो, क्या अगर हमें ऐसा लिखा हुआ मिल जाए 5 किलोग्राम, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 में गुणे 1 kg? अरे जल्दी बोलो यार, लिख सकते हैं कि नहीं? अगर हमको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए 10 न्यूटन, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? अरे भाई 1 kg में गुणा 5 करेंगे तो 5 ही kg ना हो जाएगा, 1 न्यूटन में अगर 10 से गुणा करेंगे 10 ही न्यूटन ना हो जाएगा, मतलब ऐसा लिख सकते हैं। चलो इधर आ जाओ, देखो ये पाई रेडियन लिखा हुआ है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई इंटू 1 रेडियन इक्वल टू x? उस रूल के हिसाब से बिल्कुल लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई में है, पाई अगर इक्वल टू के उस तरफ जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई। बोलो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बटे पाई। अब पाई का वैल्यू जो तुमको याद था यूज कर लो उसको दिल खोल के, 22/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 180 में गुणे 7 डिवाइडेड बाई 22। चलो 2 से काटते हैं, देखो इधर 2 एकन 2, 2 एकन 2, इसको भी 2 से काटने का मतलब होता है भाग देना। जैसे देखो 180 डिग्री है, इसमें 2 का अगर भाग देंगे तो कैसा होगा, 2 ने में 18, 8 से 0, 1 से 0, 0 बचा 0 लिख दिया। देखो ये कटेगा तो 2 ने में 18, 2 का पारा 18 में पढ़ दिया, 9 बार कट गया। काटने का मतलब भाग देना होता है। जैसे यहां पर हमने क्या किया है 22, सीख लीजिए अच्छे से, इसको हमने 2 से काटा है, 2 एकन 2, 2 का उतारा लिया, फिर से 2 एकन 2, खत्म हो गया, 2 एकन 2, 11 देखो लिख दिया हमने। काट के ये वाला लिखा जाता है। ये सब जो होता है ये सब मन ही मन में किया जाता है। जब भाग देते हैं तो सब कुछ शो करके दिखा दिया जाता है, लेकिन जब काटते हैं तो सिर्फ ये वाला लिखा जाता है और ये मन ही मन में रह जाता है। ये कचरा है, इसको बाहर कर देते हैं, इसको नहीं दिखाते वहां लिख के। ये बेकार वाली चीजें होती हैं, इसको सब हटा दो। काटने का मतलब ये जो ऊपर लिखते हैं इसी को हम लोग यहां पे लिखते हैं। क्या हो गया देखो, 90 में गुणे 7 तो 7 का 9 में 7 ने 63, 630 बाई 11। चलो भाग देते हैं, 11 का 63 में थोड़ा भाग करके दिखा देते हैं 1-2 बार, ताकि आप बिल्कुल क्लियर कर लें चीज़ों को। 630 भाग दिया 11 का
तो 11 का पहले 63 में पाड़ा पढ़ते हैं, तो 11 पच्चे 55 और 11 छंगा 66 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 पच्चे 55। यहाँ से एक उधार लिया तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 13 हो गया, उसमें से 5 चला गया तो 8 बचा है, 5 से 5 0, 80। चलो 11 का 80, 11 का ऐसा पाड़ा पढ़ो कि 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 11 7 से 70, 7 बार। यहाँ से उधार लिया 10 हुआ, 10 से 7 गया 3, और 7 से 7 गया तो 0, 1 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 11 दूनी 22, 8 बचा, फिर 0 बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, दशमलव लग चुका है, तो 11 7 से 70 मतलब 57.27, मतलब 1 रेडियन जो आ रहा है भाग देने के बाद या काटने के बाद 57.27 डिग्री। वैसे तो ये इसका एक्चुअल डेटा है जो रियल है, लेकिन आप इसको ना याद करके मैं यही कहूँगा कि आप इसको याद कर लो 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री, क्योंकि ये ज़्यादा फेमस है, ये अप्रॉक्स में होता है, आप इसको याद ही कर लो, अप्रॉक्सीमेट। अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि ये बताइए कि 1 रेडियन कितने के बराबर होता है, तो तुमको टपाक जवाब देना होगा, सर 57 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है? 57 डिग्री के बराबर होता है सर जब 1 रेडियन होता है। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें तुमको क्लियर हो गई होंगी कि 1 रेडियन जो होता है कितना होता है। 1 रेडियन जो होता है 57 डिग्री के बराबर होता है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम लोग इसको अच्छे से याद कर लो। 1 रेडियन कितना होता है? 57 डिग्री के बराबर होता है। अगर इसका बिल्कुल रियल एक्चुअल बोलना है तो 57.27 डिग्री होता है। इसको छोड़ दीजिए तो 57 डिग्री बोला जाता है। बुक्स वगैरह में 57 लिखा हुआ है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री। नोट करो जल्दी से फटाफट, 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री। नोट करो नोट करो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ आइडिया ले लेते हैं हम लोग क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज का। जैसे घड़ी बनाते हैं, घड़ी, दीवार घड़ी है ना आपके घर में, आप जरा उस घड़ी को देख लीजिए जो आपके घर में लगी है दीवार पे। देखो जल्दी से फटाफट, जो तुम्हारे घर में दीवार घड़ी लगी जरा उसकी तरफ देखो। देख लिए ना? देखो वो जो दिख रही होगी वो कुछ ऐसी होगी। यहाँ पर 12 लिखा होगा, यहाँ पे 6 लिखा होगा, यहाँ पे 9 लिखा होगा, यहाँ पर 3 लिखा होगा, यहाँ पर 4 लिखा होगा, यहाँ पर 5 लिखा होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 11, यहाँ पर 10, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, कुछ ऐसे लिखा होगा। बोलो सही है कि नहीं? और इस समय कितना टाइम हो रहा है ज़रा देखें हम। मेरे पास कितना टाइम हो रहा है, आपके पास तो जब वीडियो पहुंचेगा तब ये पहुंचेगा ही। अभी फ़िलहाल में 7:05 हो रहा है। तो भैया देखो ये 7:05 कैसे दिखाया जाएगा। तो बड़ी वाली सुई को हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा, यही ना, और छोटी वाली सुई को हमको जो घंटे वाली सुई होती है उसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ये और एक और सुई होती है जिसको हम लोग सेकंड वाली सुई बोलते हैं, वो भी ये जो होती है तेज़ी से भागती है। ये वाली मिनट वाली है, ये 1 घंटे में 1 चक्कर लगाती है। सेकंड वाली 1 मिनट में 1 चक्कर लगाती है। और ये घंटे वाली सुई है, ये 12 घंटे में 1 चक्कर लगाती है। सबकी कहानी जो है ऐसी है, सब कोई ऐसे घूम रहा है। देखो मेरे हाथ की तरफ, मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है। तुम्हारे घर में जो दीवार घड़ी लगी है उसमें भी देखो सारी सुइयां ऐसे ही घूम रही हैं जैसे मेरा हाथ घूम रहा है। चेक करो जल्दी से, अपना हाथ घुमा के देखो क्या ऐसे ही घूम रही हैं कि नहीं। अरे देखो ना यार जल्दी से अपने दीवार घड़ी में हाथ घुमा के। आपके घर में जो घड़ी लगी हुई है क्या उसकी सुई ऐसे ही घूम रही है? सेकंड वाली सुई देखो, और बाकी तो थोड़ा देर से दिखेंगी। सेकंड वाली चेक करो, सेकंड वाली ऐसे घूम रही है? नहीं, चेक कर लो यार, घूम रही होगी। देख करो, देखो ये घड़ी लगी है तो ऐसे ही ना घूम रही होगी। ये सेकंड वाली है ऐसे। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज।
घड़ी की सुइयों की दिशा में। हमारा हाथ या ऐसे, ये हमारा उंगली जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, किधर घूम रहा है? घड़ी की सुइयों की दिशा में। ये जो हमने एरो बनाया हुआ है, ये घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम रहा है। दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। शॉर्ट में इसको लिखते रहते हैं CW। यहाँ 12 था, यहाँ 6 था, यहाँ 9 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 11 होता है, 10 होता है, 8 होता है, 7 होता है। ठीक है। देखो, घड़ी की सुइयां तो ऐसे घूमती हैं, लेकिन हमारा जो ये एरो है घड़ी की सुइयों के विपरीत घूम रहा है। इतने में है यहाँ पे सेकंड वाली, तो थोड़ी बढ़ गई हो गया आगे यार, टेंशन नहीं लीजिए। हमारी उंगलियां घड़ी के सुइयों के अपोजिट घूम रही हैं। घूम रही है कि नहीं? घुमा के देखो अपनी उंगलियों को घड़ी की सुइयों के अपोजिट। आपके घर में जो दीवार घड़ी लगी है उसमें सुइयां ऐसे घूम रही हैं, लेकिन हमारी इस बार उंगली ऐसे घूम रही है। देख लो, सेकंड वाली जो सुई जो तेज तेज चल रही है उसके उल्टी दिशा में हम घुमा रहे हैं अपनी उंगलियों को। इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसको शॉर्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थोड़ा हिंदी में भी लिख देते हैं। घड़ी की सुइयों की, घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ACW। ए मतलब एंटी, सी मतलब क्लॉक, डब्ल्यू मतलब वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, CW मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब मुझे लगता है तुमको आइडिया हो गया होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। कुछ हुआ आइडिया? कुछ आइडिया हुआ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का? चलो इसी में देखो, क्लॉकवाइज में है तो मीन्स घड़ी की सुइयों की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज में है तो घड़ी के सुइयों के विपरीत। अब घड़ी का काम हो गया खत्म। अब हम लोग पढ़ाई लिखाई वाला काम शुरू कर देते हैं। चलो इसको भी यहीं पे लगा लेते हैं। चलो देखो इधर, ये वाला बोलो। अपने आप से खुद पूछ के बताना, हम बताएं उससे पहले खुद सोच लेना। ये वाला जो हमने एरो खींचा हुआ है क्लॉकवाइज में है कि एंटी क्लॉकवाइज में है? ये वाला एरो, अरे वही घड़ी है अभी क्लॉकवाइज वाली, तो भैया ये एरो है क्लॉकवाइज में। और जब क्लॉकवाइज में एरो होता है तो मज़ेदार नहीं है। रुको यार, इसको थोड़ा और अच्छे से इफेक्टिव बना देते हैं ताकि आपको थोड़ा और मज़ा आए, क्योंकि फिजिक्स में वहीं पे ज़्यादा यूज होता है ये सब कुछ। चलो अब बोलो, एरो तो वही है भैया, एरो ऐसे घूम रहा है, देख लीजिए क्लॉकवाइज में एरो घूम रहा है। इसमें आ जाओ एंटी क्लॉकवाइज में, देख लो एरो ऊपर की तरफ घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। जब एरो एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है तो जो भी एंगल मेजर किया जाता है वो पॉजिटिव होता है। जब क्लॉकवाइज में घूमता है तो जो एंगल मेजर किया जाता है वो निगेटिव होता है।
ये एजम्पशन है, ये मानी गई बात है, ये बिल्कुल वैसे ही मानी गई बात है जैसे कि तुम्हारा नाम, जैसे कि हमारा नाम। नेम क्या है? एक मानी हुई बात है। आज मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम सत्यजीत रख दिया, तो आज हम सत्यजीत के नाम से जाने जा रहे हैं। तुम्हारे पापा ने तुम्हारा नाम, मम्मी ने तुम्हारा नाम सोनू, रीटा, गीता, सुरेश, मुकेश, महेश, कुछ भी रख दिया, तो उस नाम से तुम जाने जा रहे हो। वो क्या है? एक एजम्पशन है। सोचो कि अगर मेरा नाम सत्यजीत है और मेरे पेरेंट्स ने अगर मेरा नाम कुछ और रख दिया होता, तो आज के दिन तुम क्या हमको बोलते कि नहीं 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 अपना नाम सत्यजीत रख लो, क्योंकि तुमको पता ही नहीं होता, तब तो हम उसी नाम से ना जाना जाते। मान लो मेरा नाम मुकेश होता आज के दिन, तो क्या तुम हमको जानते कि नहीं नहीं आप सत्यजीत रख लीजिए? नहीं ना, क्योंकि वो मानी गई बात थी। अगर मुकेश मानते तो आज के दिन हम मुकेश माने जाते। यदि आज हम सत्यजीत हैं तो आज हम सत्यजीत माना गया मेरा नाम, तो वो सत्यजीत है आज। मतलब ये एक एजम्पशन है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हैं आप। या तुम्हारा जो नाम है क्या उसमें तुम अपना बदलाव कर सकते हो? नहीं बदलाव कर सकते हो। बदलाव करके देखिए जरा एक बार। कोई भी तुम्हारा नाम अपना चेंज कर लीजिए और फिर अपने घर पे फोन करिए, बोलिए कि हम इस नाम से बोल रहे हैं, बस ओरिजिनल वाला मत बोलेंगे, रॉन्ग नंबर है भैया। क्यों? आपने अपना नाम बदल दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां पर क्या है? एजम्पशन है, मानी गई बात है कि अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव मानना, और अगर आप एंगल को क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो निगेटिव मानना। मतलब अगर आप एंगल को CW में मेजर करते हैं तो निगेटिव माना जाता है, और अगर आप ACW में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव माना जाता है। जल्दी बताइए, समझ में आ गया? एंगल को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुइयां जिधर घूम रही हों उसके अपोजिट अगर एंगल मेजर होता है तो पॉजिटिव होता है, और अगर घड़ी की सुइयों की दिशा में मेजर होता है तो नेगेटिव होता है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिएगा। नोट नंबर 3 डालिए। नोट नंबर 3 में क्या है? अब नोट नंबर 3, एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज, शॉर्ट में भी लिख देते हैं ACW, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन is taken as पॉजिटिव। अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं, ACW में मेजर करते हैं, तो ये पॉजिटिव लिया जाता है। देख लीजिए फटाफट बोर्ड पे, ये एंगल आपने मेजर किया, आप ऐसे घूम रहे हैं, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंगल जो है आपका प्लस थीटा रहेगा। ये जो आपका एंगल है थीटा, इसको आप प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, इधर ही लिख देते हैं एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने CW में लिख के दिखाया था, इज टेकन एज नेगेटिव। ये बड़ा सा नेगेटिव ऐसे लिखा जाता है और शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। आप लोग इसको भी थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। पॉजिटिव को ऐसे शॉर्ट में लिखना होता है प्लस भी, नेगेटिव को ऐसे लिखा जाता है माइनस भी। इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। देखो ये लाइन और ये एंगल थीटा कैसा होगा? अरे भाई ऐसे है ना, क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो एंगल इक्वल टू माइनस थीटा।
मुझे लगता है यार ये क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार एंगल को पॉजिटिव कब लेना है और एंगल को नेगेटिव कब लेना है। ये जो भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, पूरे फिजिक्स में दौड़ती हैं ये चीजें। स्लोप निकालने के लिए नहीं सब एंगल्स का यूज किया जाता है और लोग फिर वहां क्वेश्चंस नहीं लगा पाता है, किसी का प्लस आता है, किसी का माइनस आता है, बड़ी मुसीबत हो जाती है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए, एंगल मेजर्ड इन ACW पॉजिटिव, एंगल मेजर्ड इन CW नेगेटिव, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद करिए। नोट करिए जल्दी से फटाफट, इसको भी नोट करिए। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने 11th का फिजिक्स जो है शुरू कर दिया है और आप लोग इनका अच्छे से नोट्स बना लीजिए पूरा, क्योंकि बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है। आप जब नोट्स बनाइएगा अपना तभी आपको अच्छा लगेगा, तभी आपको कंफर्टेबल लगेगा। वीडियो देखिए, साथ में नोट्स तैयार करिए। यदि कोई भी चीज ऐसी है जो आपको एक बार में क्लियर नहीं होती है तो आप वीडियो को वहां पर 1-2 बार रिपीट करके तुरंत ही देख लें तो आपको वो क्लियर हो जाएगी। यदि फिर भी कोई दिक्कत आता है तो हमें कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसे अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको समझा दें। ठीक है, तो हम लोगों ने 11th का फिजिक्स शुरू कर दिया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये फिजिक्स उन लोगों के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने फिजिक्स कभी नहीं पढ़ा हुआ है, जो फिजिक्स में कुछ भी नहीं जानते हैं। कोई भी हो वो इसको पढ़ सकता है। जो 10th पास होके आ रहे हैं उनके लिए भी है, जो 11th में पढ़ेंगे उन्हीं के लिए ये सारा है। यदि कोई 12th भी पास हो गया है और फिजिक्स में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो वो यहाँ से पढ़ना शुरू कर सकता है। आपको बोर्ड के लिए भी पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को इंजीनियरिंग के लिए भी पढ़ाया जा रहा है जो आपका IIT JEE मेन एडवांस, आपको मेडिकल के लिए जो आपका नीट होता है, सभी के लिए पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग HC वर्मा भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बैंक भी लगाएंगे और NCERT भी लगाएंगे। तो इसको पूरा लेक्चर जो आपने आज पढ़ा हुआ है इसको पूरा अच्छे से रेडी करके रखिएगा और ये क्लासें आपकी रेगुलर चलेंगी, आपके पास रेगुलर एक वीडियो पहुंचता रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत जल्दी हम लोग फ्लो में आ जाएंगे और ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। हम लोगों ने आज चैप्टर शुरू किया हुआ है 0, मीन्स ये मैथ्स का है, ये फिजिक्स नहीं है, लेकिन हाँ फिजिक्स में बहुत इसका यूज है। इसके पढ़े बिना आप फिजिक्स नहीं लगा पाइएगा, तो फिर इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने इसको आज शुरू कर दिया है और इसको अच्छे से तैयार करके रखिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले दिन ही आपके पास अगला लेक्चर भी आ जाएगा, रेगुलर आपके पास एक लेक्चर पहुँचता रहेगा 1 घंटे का। ठीक है, तो फिर वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ तो अपने दोस्तों को बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यदि सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक करना ज़रूर, लाइक करना ना भूलें। लाइक करते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई वीडियो लाइक किया और मज़ा आया। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए उनसे कि इस चैनल पे पढ़िए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। ओके।